हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है इसको हम समझेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको कोशिका के बारे में, उसके पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और रक्त के बारे में पढ़ा दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्रंथि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, ग्रंथि का हमारे शरीर में क्या वर्क होता है, ये क्या करते हैं हमारे शरीर में, आज इसको हम समझते हैं। देखिए, जो ग्लैंड्स होता है दोस्तों, ये ग्लैंड्स हमारे शरीर में एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है। वो रासायनिक यौगिक को हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। एक तो हो गया रस, दूसरा एंजाइम और तीसरा हार्मोन्स होता है। तो हम देखते हैं कि ग्लैंड जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन, जिसको हम बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है एंडोक्राइन, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानते हैं। तो हम आज एक एक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। आज आपके बीच में पहला पार्ट होगा, कल जो वीडियो आएगी वो दूसरा पार्ट होगा। दो वीडियो में हम ग्लैंड्स को ख़त्म करेंगे पूरी तरीके से और ग्लैंड्स के बारे में एक एक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले एक्सोक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि। देखिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि हम उसको कहेंगे जिससे एंजाइम और रस का स्रावण होता है, उसको हम बहिर्स्रावी ग्रंथि कहेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो जो भी ग्रंथि एंजाइम और रस का स्रावण करेगी उसको हम बहिर्स्रावी ग्रंथि कहेंगे। जो ग्रंथि हार्मोन्स का स्रावण करेगी, हार्मोन्स को निकालेगी, उसको हम अंतःस्रावी कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। मिक्स ग्लैंड क्या होते हैं, जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम मिक्स ग्लैंड में पैनक्रियाज को समझते हैं। आइए पहले हम एक्सोप्लाज्मिक बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में समझते हैं, कैसे क्या करता है। देखिए, इसमें ये जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है, ये एक प्रकार का एंजाइम बाहर निकालता है। एंजाइम को हम प्रोटीन के रूप में जानते हैं। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम निकलते हैं वो डक्ट के थ्रू निकलते हैं, मतलब एक छोटी पतली पतली नलिकाओं के थ्रू निकलते हैं। ये जो है ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। देखिए, हम यहाँ लगा दिए हैं निशान, ये डक्ट के थ्रू निकलता है बाहर, इसलिए हमको यस कर दिए हैं। ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, नहीं तो एंजाइम हमारा खराब हो जाएगा। अर्थात जो है ये एंजाइम जो होते हैं ये डक्ट के थ्रू निकलते हैं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, इनका रास्ता ब्लड से अलग होता है। अगर ब्लड के संपर्क में एंजाइम हमारा आएगा तो एंजाइम हमारा खराब हो जाएगा। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों में क्या क्या आते हैं, देखिए, जैसे हमारा लेक्राइन ग्लैंड्स होता है जो हमारे आँख के ऊपर होता है, जो आँखों में आंसू का निर्माण करता है, वो भी एक तरह का बहिर्स्रावी ग्रंथि है। देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बहिर्स्रावी बाहर होता है हमारी बॉडी के और एंडोक्राइन अर्थात ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हमारे शरीर के अंदर होता है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि बहिर्स्रावी मतलब बाहर, बॉडी के बाहर स्थित होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका बहिर्स्रावी ग्रंथि इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये एंजाइम का स्राव करती है और इस एंजाइम के द्वारा कुछ न कुछ पदार्थ जो है हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड जिसको हम स्वेट ग्रंथियाँ कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्वेट ग्रंथियाँ जिसको हम बोलते हैं, ये जो है हमारे बॉडी से पसीना निकालती है। लेक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हमारे आंखों से आंसू निकालती है, मतलब बाहर निकल रहा है, इसलिए हम इसको बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ऐसे कई ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी से कुछ न कुछ पदार्थ का बाहर निकालते हैं पदार्थ को। जैसे हमारे कान से जो है बैक्स निकालते हैं, चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारे कानों में गंदगी जाने से रोकता है, वो निकलता है, उसको भी हम बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। आँखों से कीचड़ निकलता है जब सुबह सोकर उठते हैं, वो भी एक तरह का बहिर्स्रावी ग्रंथि है। अभी हम इन ग्रंथियों के बारे में एक एक करके समझेंगे। अभी हम ओवरऑल ऊपर से समझ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है।
अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये हार्मोन्स को बाहर निकालती है, ये हमारे बॉडी के बाहर नहीं निकलता है। ये हार्मोन जब ग्लैंड से स्राव करता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर रह कर ही ब्लड में घुल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं इसमें किसी नलिका की ज़रूरत नहीं है, ये जो है हमारे ब्लड के संपर्क में ही रहता है हार्मोन्स। अर्थात हम ये कह सकते हैं हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी में फैला रहता है, मतलब कि वो ब्लड के साथ घुला रहता है। तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है तो हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी में घुला रहेगा। ठीक है, इसको भी हम समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ देखते हैं दोनों में अंतर। एंजाइम का स्राव करेगी तो बाहरी स्रावी ग्रंथियाँ हो गई, जिसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं इंग्लिश में। अगर ये हार्मोन्स का स्राव करेगी तो हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अगर ये नली से बह रही है तो इसको हम बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलेंगे, इसके लिए एक अलग नली होती है एंजाइम को निकालने के लिए। और अगर ये ब्लड में घुल कर बह रही हैं, ब्लड में घुली हुई चीज़ें हैं, तो ये समझ लीजिए हार्मोन्स है, ये हमारा अंतःस्रावी ग्लैंड्स है। मिश्रित ग्रंथि जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। हम लोगों ने इसको समझा। जैसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में जैसे पसीना निकलना, मूत्र निकलना, हमारे मुख में जो है लार होता है, लार टैलिन नामक एंजाइम जिसमें पाया जाता है मुख्य रूप से। तो ये सब जो हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो हैं उसमें ब्लड, ये तो ब्लड के टच में आ नहीं रही है एंजाइम, हमारे एंजाइम जो निकल रहे हैं ये तो ब्लड के संपर्क में है नहीं। इसीलिए कभी आप लोगों ने देखा है कि आंसू के साथ ब्लड आया हो? कभी नहीं आया है। वो अलग सी बात है कि मूवी वगैरह में दिखाते हैं, हीरो जो है हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाता है, लघु बन के आंसू बरसने लगे हैं। वो तो एक काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि जो हमारे आंसू होते हैं उसमें ब्लड नहीं होता है, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी में एक अलग रास्ते से, एक अलग डक्ट के थ्रू बहते हैं, जो कि ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको भी समझ लिया, बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अब हम समझते हैं, आज हम बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आज के बाद आपको ग्लैंड्स में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आज हम बाह्यस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि के बारे में देखेंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए फिर हम एक एक ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। देखिए हमारा पहला ग्लैंड्स है, ये देखिए सेरुमैन ग्लैंड्स। सेरुमन ग्लैंड्स जो होता है ये हमारे कान में पाया जाता है। हमारे कान में सेरुमन ग्लैंड्स पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एग्जाम में ऐसे आ जाएगा सेरुमन ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है, लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है ना, तो उसमें हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, नोट्स को एक दो बार रिविजन करेंगे तो सारा कुछ आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि भी बहुत सारी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। तो पहले आइए हम देखते हैं सेरुमैन ग्लैंड्स क्या होता है। ये हमारे कान में पाया जाता है। ये हमारे कान में मोम का निर्माण करता है, अर्थात मोम अर्थात हम कह सकते हैं चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारे कान की सुरक्षा करता है। अर्थात जो भी हमारे बाहर से जैसे धूल कण जाते हैं हमारे कान में, और या कोई कीड़ा चला गया ना, तो उस चीज़ से सुरक्षा करता है, मतलब वो रोकता है। ठीक है, तो सेरुमन ग्लैंड्स का काम होता है मोम का निर्माण करना, और हम लोग मोम को निकाल कर, मतलब वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसको निकाल कर फेंक देते हैं, फिर मेरा कान साफ हो जाता है। तो इसका हमारे कान की सुरक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस चीज़ का? सेरुमन ग्लैंड्स। सेरुमन ग्लैंड्स, इसको आप लोग याद करिए। दूसरा जो है, दूसरा होता है लेक्राइमल ग्लैंड्स। ये लेक्राइमल ग्लैंड्स क्या होता है? ये हमारी आँखों में पाया जाता है। हमारी आँखों में देखिए, हम आँखों में ये बना दिए हैं, आँख बनाए हैं। आँखों में ऊपर जो होता है ये लेक्राइमल ग्लैंड्स है, नीचे जो होता है ये मोबियम ग्लैंड्स है। तो पहले हम लेक्राइमल को देखते हैं। लेक्राइमल जो है हमारे आँख के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, यहाँ कोने में, यहाँ कोने में पाया जाता है। ये आंसू का निर्माण करता है। आंसू, इसको हम टीयर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि टीयर को, आंसू को इंग्लिश में हम टीयर के रूप में जानते हैं, टीयर बोलते हैं इंग्लिश में।
इसलिए हम इसको टीयर ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं टीयर ग्लैंड्स भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हमारी देखो, आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारी आंखों में बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं उनसे सुरक्षा करता है हमारी आंखों में, अर्थात जैसे छोटे कीटाणु हमारे आंखों में गया तो उसको मारने का काम करता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारे लार में भी पाया जाता है, वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया को खात्मा करने का काम करता है। इसको हम लोगों ने पाचन वाली ग्रंथि जो हम पढ़ाए थे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, उसमें हमने चर्चा किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए जो ये छोटा सा मांस है, ये देखिए आंखों किनारे पे, हमारे आंखों के किनारे पे छोटा सा मांस होता है, उसको हम पंकटम बोलते हैं। पंकटम क्या बोलते हैं? पंकटम। ये हमारे आंसुओं को स्टोर करके रखता है। कभी कभी देखो हम लोग जब मायूस हो जाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है लेकिन बाहर नहीं गिर पाता। अगर आंसू ज़्यादा हो जाएंगे तो बाहर टपक जाएगा, अगर थोड़े आंसू रहेंगे तो ये पंकटम जो है अपने आप में स्टोर कर लेगा। ये पंकटम जो है हमारे आंसुओं को हमारे नाक में भी भेजने का काम करता है। जब हम रोते हैं, बहुत तेज़ी से जब रोते हैं, तब ये पंकटम जो है, ये हमारी पंकटम इसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ मांस होता है हमारी आंखों के बगल में, नाक के बगल में, तब ये जो है इसी के माध्यम से आंसू कभी कभी हमारे नाक में आ जाता है। देखो कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तो हमारी नाकों में भी आंसू आ जाता है ना। ये काम किसका होता है? पंकटम का। ये हमारे आंसुओं को स्टोर करता है। और इसको हमने देखा ही, आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, इसको मैंने पढ़ा ही। तो लेक्राइमल ग्लैंड जो है हमारी आंखों के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ये आंसू का निर्माण करता है। इसमें लाइसोजामक नाम एंजाइम पाया जाता है। आंखों के किनारों पे एक मांस का टुकड़ा होता है जिसको हम पंकटम बोलते हैं, ये आंसू को स्टोर रखने का काम करता है। अब हम देखते हैं आंख के नीचे वाला जो ये भाग है, जो हमारी तीसरी ग्लैंड्स है। हम देखिए ऊपर से शुरू किए हैं, नीचे तक जाएंगे जहाँ तक ग्लैंड्स हैं हमारे, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ जहाँ तक होती हैं। पहले हमने कान का पढ़ा, फिर आंख का पढ़ा, उसके बाद हम ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो मोमेबियम ग्लैंड्स है, मोमेबियम ग्लैंड्स क्या होता है? ये भी हमारी आंखों के निचले हिस्से में पाया जाता है। ये निचले हिस्से में, ये मैंने आंख में बनाया है। ये हमारी आंखों में एक प्रकार का ऑयल का निर्माण करता है, ऑयली पदार्थ होता है जो हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जो हमारे आंखों में कचड़े चले जाते हैं उसको एक कीचड़ के रूप में बना देता है। तभी हम जब दिन भर ये ऑयल का निर्माण करता रहता है और जब रात में सो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं देखते हैं हमारी आंखों में कीचड़ आ गया रहता है, तो हमारे आंखों में जो दिन भर का इकट्ठा कचड़ा होता है उसको एक किनारे कर देता है। कौन सा? मोमेबियम ग्लैंड्स। ये हमारी आंखों में ऑयल का निर्माण करता है जिससे कीचड़ बन जाता है, कीचड़ को हम बाहर फेंक देते हैं। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं आंखों की सुरक्षा करता है मोमेबियम ग्लैंड्स। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा ग्लैंड्स क्या होता है। चौथा ग्लैंड्स होता है फ्रेंड्स स्वेट ग्लैंड्स, जिसको हम इंग्लिश में स्वेद ग्रंथियां बोलते हैं, सॉरी हिंदी में स्वेद ग्रंथियां बोलते हैं। ध्यान रखिएगा स्वेद ग्रंथियां हैं, ये श्वेत नहीं है। श्वेत एक प्रकार कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, स्वेद है, स्वेद। ठीक है, स्वेद ग्रंथियां हमारे शरीर में पसीना का निर्माण करती हैं। जैसे हमको जो पसीना होता है ये स्वेद ग्रंथियों की वजह से होता है। पसीनों के थ्रू हमारे जो है शरीर से भी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, गंदगियां होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। पसीने में भी नमक पाया जाता है और उसमें भी एक प्रकार का लाइसोजाइम नामक एंजाइम पसीने में भी पाया जाता है। अब हम देखते हैं सीबॉकस ग्लैंड्स। पांचवा हमारा है सीबॉकस ग्लैंड, जिसको हम तैली ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तैली ग्रंथियां क्या होती हैं? ये जो है सीबम का निर्माण करती हैं। सीबम जो है एक प्रकार का सॉफ्ट पदार्थ होता है जिसका निर्माण करती हैं कौन? सीबॉकस ग्लैंड्स अर्थात तैली ग्रंथियां। देखिए जब हम लोग सो जाते हैं, सो के उठते हैं तो हमारी आंखों नाकों पे पसीना ज़्यादा आ जाता है और हमारा पूरा फेस जो है ऑयली हुआ रहता है। तो ये सीबम की वजह से होता है। सीबम एक प्रकार का तैली पदार्थ होता है, सॉफ्ट पदार्थ होता है जो हमारे चेहरे को सॉफ्टनेस प्रदान करती है। कौन सा ग्लैंड्स है ये? ध्यान रखिएगा, सीबॉकस ग्लैंड्स। हिंदी में इसको हम तैली ग्रंथि के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जो सीबम होता है, देखिए जब हम कभी कभी क्रीम यूज करते हैं, हम लोग लड़कियां भी और लड़के भी जब क्रीम लगाने लगते हैं अपने फेस पे तो उनको पिंपल्स होने लगता है। ये किस वजह से होता है इसको भी जानते हैं हम लोग।
देखिए जो सीबैकस ग्लैंड जो है, जो सीबम का निर्माण कर रही है, ये हमारी बॉडी से निकल रहा है, मतलब ये फेस पे पसीना आ जाता है, ऑयली जो हो जाता है वो हमारे फेस से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, नाक के ऊपरी हिस्से से, मतलब वो इसका निर्माण तो सीबम का निर्माण तो ऑलवेज होता रहता है, ऐसा तो है नहीं कि इसका निर्माण रुक जाएगा। ये हमारी बॉडी में हमेशा बनते रहेंगे सीबम। जब हम क्रीम लगा लेते हैं तो ये ऊपर आ नहीं पाता है, तभी हम क्रीम लगाने के बाद देखते हैं हमारा फेस ऑयली नहीं होता है। जब हम क्रीम का यूज कर लेते हैं तो हमारा फेस ऑयली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्रीम होता है वो सीबम को ऊपर निकलने नहीं देता है। जब ऊपर नहीं निकल पाएगा सीबम तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर जो है वो पिंपल्स का रूप ले लेता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी जब ज़्यादा क्रीम यूज करते हैं, ज़्यादा अगर डेली प्रतिदिन क्रीम यूज करेंगे तो वो हमारे फेस पे जो है पिंपल्स आ जाएगा, धीरे धीरे पिंपल्स का निर्माण करने लगेगा। इस कारण से हमें जो है हमारे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को जो है नेचुरल रहना चाहिए, ज़्यादा क्रीम का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम 6वां देखते हैं, ये है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स साथियों क्या करता है, ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। ये हमारे लार में पाया जाता है। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जिसमें होता है प्रमुख जो होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है। अगर आपको सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में जानना है, कौन कौन से 4 एंजाइम निकलते हैं, तो आप हमारे पहले वीडियो को देखिए, जो इसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने इसको विस्तृत बताया है कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 7वां ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, जो हमारे पेट में अमाशय में पाया जाता है। हमने पढ़ाया था कि अमाशय से जो है जठर रस निकलता है। उन जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसको हम रेनिन बोलते हैं और पेप्सिन बोलते हैं। अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में छापिए कि रेनिन से कौन सी चीज़ का पाचन होता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस रूप में बदलता है। ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। देखिए, जठर रस जब हमारा खराब हो जाता है तो हमें गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती है। मानव में गैस्ट्रिक नामक रोग जो है जठर रस के प्रभावित होने से होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये पाचक एंजाइम पाया जाता है जठर ग्रंथि में, ये इसको हम पाचक एंजाइम बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर इसका कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वाली वीडियो को फिर से देखिए, क्लियर हो जाएगा आपका सारा कुछ। तो रेनिन जो होता है, रेनिन नामक एंजाइम, ये हमारे बॉडी में दूध में जो केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन करता है रेनिन। और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है पेप्सिन नामक एंजाइम। गैस्ट्रिक रोग जो होता है ये हमारे जठर रस जो हैं, जो जठर ग्रंथियां हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के डिसऑर्डर से होता है। ठीक है, अगर वो प्रभावित होंगी तो हमें जो है गैस्ट्रिक नामक बीमारी हो जाएगी। तब हम डॉक्टर पास जाएंगे दिखाने के लिए, जाहिर सी बात है ना। अब आइए हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको जो है ध्यान से देखिए। अब हम आगे देखते हैं अपना 8वां एंजाइम हमारा कौन सा होता है। हमारी अगली ग्लैंड्स है लीवर। लीवर जिसको हम हिंदी में यकृत बोलते हैं और उर्दू में इसको जिगर बोलते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है। इसको मैंने कोशिका वाले वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने कोशिका वाला वीडियो देखा होगा तो आप इसके बारे में जानते होंगे। जैसे हम लीवर को 2-3 टुकड़ों में काट देते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाता है किसी भी तरीके से, तो वो अपने आकार को स्वतः ठीक कर लेता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण जो है ये अपने कटे हुए भाग को स्वतः ठीक कर लेता है। अब आइए देखते हैं यकृत जो है किस चीज़ का निर्माण करता है हमारी बॉडी में। तो देखिए, यकृत जो है फाइब्रोनेजिन, प्रोथ्रम्बिन
और हिपेरिन, एल्बुमिन, इन सब का निर्माण करता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि प्रोथ्रम्बिन क्या है, फाइब्रिनोजेन क्या है, हिपेरिन क्या है, तो आप हमारा ब्लड वाला चैप्टर देखिए। ब्लड वाला जो वीडियो है उसमें हमने ब्लड के बारे में, ये सब ब्लड के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया है। इसलिए कह रहे हैं बार बार, देखिए वो चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। जो मैंने पहली वीडियो बनाई है, पाचन ग्रंथियाँ, कोशिका और रक्त वाले जो वीडियो हमारे हैं, दो पार्ट, उसको आप अगर देख लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पहले से क्लियर हो जाएंगी। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आप पिछली वीडियो को देखिए, तब ये सब उसमें से आधी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी, मतलब रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो देखिए जो फाइब्रिनोजेन होता है और प्रोथ्रम्बिन होता है दोस्तों, ये हमारे ब्लड को जमाने का कार्य करता है। ये ब्लड को कब जमाएंगी? ब्लड को तभी जमाएंगी ये जब हमारा ब्लड शरीर से बाहर निकलेगा। अगर हमारा ब्लड शरीर के अंदर जम जाएगा तब तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन मिलकर जब हमारा ब्लड, जिससे में चोट लग जाती है, ब्लड बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद ये ब्लड को जमाने का कार्य करते हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जैसे मैंने बताया आपको, एंजाइम एक प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर में पाया जाता है ब्लड में। तो इसमें देखें, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन जो है ये ब्लड को जमाने का कार्य कर रहा है, और हिपेरिन जो होता है ये ब्लड को जमने से रोकता है। हिपेरिन हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है जब तक हमारी बॉडी में ब्लड रहेगा। तो हिपेरिन नामक जो एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, ये जो है ब्लड को क्लोटिंग से रोकेगा, ब्लड को जमने नहीं देगा। जब जो है शरीर के बाहर ब्लड हमारा आएगा तभी ये जमा सकते हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन जो है ये बाहर ब्लड को जमा रहे हैं, तो वहाँ भी तो हिपेरिन रोक सकता है ब्लड को ना जमने से। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना है, हिपेरिन वायु के टच में आने से ही, हवा के संपर्क में आने से ही हिपेरिन पूरी तरह से मृत हो जाता है, ये अपना काम करना बंद कर देता है। इसलिए जब ब्लड बाहर आता है तो ये लोग ब्लड को जमा देते हैं। जो एल्बुमिन नामक प्रोटीन्स होता है, इसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में चर्चा किया है। आप ब्लड को फिर से देखिए, ब्लड वाले चैप्टर को, 2 पार्ट है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट का वीडियो है। आधे घंटे में आप पूरा ब्लड के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं, अगला देखते हैं, बिलिरुबिन का निर्माण करता है। ये क्या होता है दोस्तों? बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन जो है इसका निर्माण भी हमारे लीवर में होता है, ध्यान रखिएगा। बिलिरुबिन एक प्रकार का पदार्थ होता है जो हमारे लैट्रिन को पीला रंग प्रदान करता है। लैट्रिन का पीला रंग क्यों होता है ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बिलिरुबिन नामक पदार्थ से होता है, ठीक है। अगर ये बिलिरुबिन नामक पदार्थ ज़्यादा हमारे शरीर में निकलने लगता है तो हमें हेपेटाइटिस ए हो जाता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। हेपेटाइटिस ये हेपेटाइटिस क्या होता है, इसको पहले हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा लीवर होता है ये हेपेटाइटिस नामक कोशिका से बना होता है। हेपेटाइटिस नामक कोशिका से बना होता है हमारा लीवर। हमारा लीवर दो प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। एक होता है हेपेटाइटिस और दूसरा होता है कूपर सेल, ठीक है। इसीलिए जो है जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन का निर्माण ज़्यादा होने लगता है तो हमारी पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है, हमारे पूरे मतलब हाथ पांव सब कुछ पीले हो जाते हैं और हमें हेपेटाइटिस ए हो जाता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। और जब पीलिया हो जाता है हमको, अगर ये धीरे धीरे हेपेटाइटिस बी हो जाता है, फिर हेपेटाइटिस सी हो जाता है, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये किस कारण हो रहा है? बिलिरुबिन के ये जो है लीवर के डिसऑर्डर की वजह से होता है। लीवर में हमारे कोई खराबी अगर आ जाएगी तब ये बिलिरुबिन नामक पदार्थ ज़्यादा निकलने लगेगा और हमें पीलिया हो जाएगी। अब देखिए दूसरा वर्ड होता है बिलीवार्डिंग। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बिलिरुबिन जो है पीले रंग का पदार्थ का निर्माण करती है, जो हमारे लैट्रिन को पीला करती है, पीला रंग प्रदान करती है। ये हो गया। बिलीवार्डिन होता है, ये पित्त को हरा बनाता है। क्या करता है ये?
देखिए हमने जब पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें मैंने लीवर के नीचे जो है एक पित्ताशय बनाया था, छोटा सा टुकड़ा। अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग पता होगा, नहीं देखे हैं फिर से वीडियो को देखिए, बहुत सारी चीज़ें मुझसे यहाँ मिल रही हैं आपको। देखिए लीवर के नीचे एक छोटा सा लगा रहता है, छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। लीवर जो है पित्त का निर्माण करता है, पित्त जो है स्टोर हो जाता है पित्ताशय में आके, उस पित्त को हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है बिलीवार्डिन नामक पदार्थ। ये हमारे पित्त को हरा रंग प्रदान करता है। पित्त का कार्य क्या है इसको हमने बताया था, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। जब अमाशय में भोजन आता है, भोजन को HCl जो है अम्लीय बनाता है। जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर एक एंजाइम निकलता है, एक पदार्थ निकलता है जिसको हम बोलते हैं, एंजाइम्स नहीं है वो, एक पदार्थ निकलता है जो कि हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है। क्योंकि जब तक भोजन क्षारीय नहीं होगा छोटी आंत हमारी उसका पाचन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने भी इसको देखा निर्माण क्या क्या करती है हमारे लीवर, इसको निर्माण देखा। अब हम देखते हैं कि लीवर हमारे किस चीज़ों को परिवर्तित करती है। देखिए अमोनिया जो चीज़ होता है, अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में बन जाता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य भी लीवर करता है। मतलब बहुत खतरनाक पदार्थ को यूरिया, जो कि कम खतरनाक पदार्थ होता है, इसमें बदलने का कार्य भी हमारा लीवर करता है। और देखते हैं आगे, ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है ये। जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो इसको ग्लाइकोजन के रूप में बदल कर स्टोर कर लेता है बॉडी में। ये भी काम हमारे लीवर का है। हम लीवर ही पढ़ ही रहे हैं, लीवर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं सब लीवर के माध्यम से हो रही हैं। तो ठीक है, जैसे कभी देखिए एक बार एग्जाम में आ गया था कि हमारा लीवर काम करना अगर बंद कर देगा, लीवर हमारा काम करना अगर बंद कर देगा तब किस चीज़ का निर्माण हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन में था फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रम्बिन, ग्लूकोज और कोई भी एक ले लेते हैं एल्बुमिन। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि देखिए इसका तो निर्माण कर रहा है, ये निर्माण हो रहा है। अगर हमारे बॉडी में लीवर काम करना बंद कर देगा तो इसका निर्माण भी बंद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि किस चीज़ का निर्माण जो है ज़्यादा होने लगेगा। अगर हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी तो इसका निर्माण होना बंद हो जाएगा। मान लो यही तो होगा ना कि बॉडी में इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी हमारी बॉडी में, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। अब हम देखते हैं अगला हमारा है कार्बोहाइड्रेट। एक बार आप इसका शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है ये हमारा लीवर जो है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट को जो है ये फैट में बदलता है। हम कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं और फैट में बदल रहा है हमारा लीवर, और हम धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं। जो हमारा चर्बी हो जाता है इसी वजह से होता है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो लीवर हमारा कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलेगा। जब ज़्यादा फैट हो जाएगा तो धीरे धीरे वो कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल हमको भी बदल देगा, किसमें, मृत अवस्था में कर देगा। अर्थात जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं तो हम लोगों को काम भी ज़्यादा करना चाहिए ना, जिससे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट कम होता रहे, तो हमारी बॉडी में फैट नहीं जमेगा, और फैट नहीं जमेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ही खतरनाक होता है। जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा आ जाता है तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है, हृदयाघात जिसको हिंदी में बोलते हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा के मोटे हो जाते हैं, हमारी बॉडी में चर्बी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो है ये फैट जो है हमारे रक्तवाहिनी में जमने लगते हैं, फैट कोलेस्ट्रॉल के रूप में। कोलेस्ट्रॉल के रूप में जब फैट हमारे रक्तवाहिनी में जमेंगे तब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तभी इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहाँ होती है, इसको भी ध्यान देंगे, लीवर में होती है। लीवर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। अब देखिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहर तथा शराब से यह नष्ट हो जाता है।
देखिए कभी कभी इंसान ज़्यादा शराब पीने लगता है तो उसके लीवर खराब हो जाते हैं। तो क्या पूरा लीवर नहीं खराब होता, लीवर में एक होता है कूफर सेल। अभी हमने बताया कि लीवर हमारा 2 सेल से मिलकर बना होता है, एक हिपैटिस होता है, एक कूफर सेल होता है, ठीक है। दूसरा तो जहर, और देखिए इंसान मरता कैसे है जहर और शराब से। जैसे आपने ज़्यादा शराब पिया, शराब ज़्यादा पीने से, 1 मिनट, देखिए जब हम ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब पीते पीते इंसान, तो ये जैसे शराब हम ज़्यादा पी लिए तो हमारी कूफर सेल जो है नष्ट हो जा, जैसे मान लो ज़्यादा कूफर सेल है तो उसमें से कुछ कूफर सेल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लगातार अगर शराब पी रहे हैं लगातार, तब कब तक जो है ये कूफर सेल बचा रहेगा। देखिए हमने पढ़ाया था कि ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है लीवर। तो जैसे कुछ कूफर सेल मर गए, फिर से 2-3 दिन बाद फिर से वो सही हो जाता है। लेकिन अगर हम रेगुलर डेली खूब शराब पी रहे हैं तो कब तक ये सही होगा, सबकी एक लिमिट होती है। तो धीरे धीरे कूफर सेल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह हमने देखा इसको भी। अब देखिए भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर के मेजोडर्म में होता है। जैसे हम जानते हैं कि ब्लड का निर्माण जो है हमारे अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन जब भ्रूण अवस्था में होते हैं, छोटे बच्चे जो पेट में होते हैं, भ्रूण किसको बोलते हैं, जो हमारे पेट में 3-4 महीने के जो बच्चे होते हैं महिलाओं के, उसको हम भ्रूण अवस्था में बोलते हैं, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में। अब उसमें तो हड्डियां हैं नहीं, अस्थिमज्जा कहाँ से रहेगा। जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है तो उसके ब्लड का निर्माण जो है लीवर के मेसोडर्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखिए। भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण बच्चों में, छोटे बच्चों में लीवर के मेसोडर्म में होता है, ठीक है। देखिए जब जहर और शराब से कोई इंसान मर जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही कूफर सेल चेक किया जाता है। अगर कूफर सेल नष्ट हो गया पूरी तरीके से, तब ये माना जाता है कि जहर से तो शराब से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने सारा कुछ समझा होगा। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हो, कन्फ्यूज़न जहाँ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।